वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी को। वी ऑल नो कि मेमोरी जो है वो हमारी लाइफ का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है। हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर हम सोचें कि हम चीज़ों को याद ही ना कर सकें। तो आज की वीडियो में हम मेमोरी से रिलेटेड हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसकी टाइप्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, मेमोरी के डिसऑर्डर्स क्या हैं और हम अपनी मेमोरी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी जो है वो एक कम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड कॉग्निटिव फंक्शन है जो कि ह्यूमंस को अलाउ करता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, रिटेन कर सकें और फिर कुछ अरसे के बाद रिकॉल कर सकें। उसके बाद अगर हम देखें कि मेमोरी की टाइप्स क्या होती है तो हमारे पास 3 तरह की मेमोरी आती है। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो है वो इसको कहा जाता है कि ये शॉर्टेस्ट टर्म एलिमेंट होता है मेमोरी के अंदर। और बेसिकली जो आपके 5 सेंसेस होते हैं जैसे विजन है या हियरिंग है या फिर टच है, तो ये जो सेंसेस होते हैं इनके थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं वो जो है वो सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने जाते हुए कोई बिल बोर्ड देखा है, तो जितनी देर तक वो आपके माइंड में रहता है, आप उसको देख रहे होते हैं तब तक ही वो आपके माइंड में रह रहा होता है। फिर उसके बाद आप स्किप कर देते हैं कि हाँ, आपको याद भी नहीं रहता कि आपने देखा है। तो वो जो है वो सेंसरी मेमोरी उसको कहते हैं, वो कुछ सेकंड्स के लिए आपके दिमाग में रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। बेसिकली ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हमें अलाउ करती है और मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमें अलाउ करती है। इसमें भी कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर रहती है। जैसे कि अगर आप कह लें कि आपके भी फ़ोन नंबर अगर मतलब आपने डायल करना है, आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए याद रखते हैं डायल करने से पहले ना, सो वो जैसे आपकी मेमोरी में स्टोर होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए याद रखे, या आप कह लें कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। यानी जो बचपन की चीज़ें भी आपको आज तक याद हैं वो सारी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं, ठीक है? उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी की 2 तरह की टाइप्स होती हैं। इसमें एक डिक्लेरेटिव मेमोरी आती है और एक नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, इसमें एपिसोडिक मेमोरी आती है, यानी आपकी ज़िंदगी के जो इवेंट्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप कह सकते हैं कि एपिसोडिक मेमोरी है। और जो सिमेंटिक मेमोरी है, जो फैक्ट्स और नॉलेज होते हैं, जैसे कोई भी फैक्ट है या कोई नॉलेज है, उसको हम सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिक्लेरेटिव मेमोरी में आती हैं। और फिर जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, ये प्रोसीजरल मेमोरी है, जैसे स्किल्स और टास्क हो गए। जैसे आपने ड्राइविंग करना सीख लिया है तो ये फिर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है। लेकिन अगर आपको कोई बचपन का वाकया याद है तो वो आपकी जो है वो एपिसोडिक मेमोरी है। लेकिन अगर आप कह लें कोई फैक्ट या नॉलेज आपको याद है, यानी आपको पता है कि दुनिया में कितने जो है वो ममालिक हैं, ठीक है? तो ये नॉलेज है जो कि सिमेंटिक मेमोरीज़ को कहेंगे और ये डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंडर आएगा, ठीक है? और उसके बाद अगर हम देखें कि प्रोसेस क्या होता है जो कि इन्वॉल्व होता है मेमोरी के अंदर, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन ना सेंसरी इनपुट से आप लेते हैं कि आपकी सेंसेस हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ देखी, वो मेरी जो है वो सेंसरी इनपुट आ गया, ठीक है? और मैंने वो उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब टेक्निक्स क्या है, जैसे चंकिंग है, हम जो है वो ग्रुपिंग कर लेते हैं ना इन्फॉर्मेशन की, या हम निमोनिक्स बना लेते हैं ताकि हम जो है वो इन्हेंस कर लें। जैसे कि अगर हम देखें कि हम जो है वो याद करते होते थे बचपन में, वो रेनबो के कलर्स जो होते हैं ना, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो उसको जॉइन करके तो उन सब कलर्स को हम याद कर लेते थे। सो इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टोरेज में क्या आता है कि जब इनकोडिंग हो जाती है तो फिर हम स्टोरेज की तरफ जाते हैं। स्टोरेज इन्वॉल्व मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी कि कुछ टाइम तक जो आप इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखते हैं उसको हम स्टोरेज कहते हैं। ब्रेन जो है वो स्टोर करता है मेमोरीज इन वेरियस रीजन। पर्टिकुलरली हिप्पोकैम्पस में कहा जाता है कि मेमोरीज जो है वो आपकी जो है वो स्टोर होती हैं, ठीक है? उसके बाद जब इनकोडिंग हो गई, फिर हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर लिया, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर रिट्रीवल का प्रोसेस आता है। रिट्रीवल एक ऐसा प्रोसेस है कि आप जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की होती है, आप उसको दोबारा से असेस करते हैं और फिर दोबारा से अपनी कॉन्शियसनेस में लाते हैं। जैसे अभी आपको शायद कोई वाक़या याद ना आ रहा हो, लेकिन जब अपने ज़हन पे ज़ोर डालते हैं, तो आपको कोई बचपन का वाक़या याद आ जाता है, ठीक है? सो इसको कहते हैं रिट्रीवल। तो इफेक्टिव रिट्रीवल जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे अगर आप क्यूज़ बना लें कॉन्टेक्स्ट के लिए ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी का पेपर है और उसे चीज़ें याद नहीं रहती, तो वो क्यूज़ बना के अगर याद कर लेगा तो उसको आसानी होती है कि वो जो है वो ईज़िली रिट्रीव कर लेता है इन्फॉर्मेशन को।
ठीक है? फिर अगर फ़ैमिलियर सेटिंग होती है, मतलब अगर आप किसी जगह पे जाएँ जहाँ पे आप बचपन में गए होते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपको याद आ जाती हैं। आपको एक स्पेसिफ़िक प्रॉम्प्ट मिल जाता है और फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल हो जाती है। सो ये जो है वो प्रोसेस है मेमोरी का। सबसे पहले एन्कोडिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है और फिर रिट्रीवल होता है। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है अटेंशन। ठीक है? अगर आप फ़ोकस्ड मतलब जो अटेंशन जब तक आप नहीं देते, आप चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये फ़ोकस्ड अटेंशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव एन्कोडिंग के लिए भी और रिट्रीवल के लिए भी। ठीक है? अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्ट्रैक्शन से, या आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं लेकिन साथ-साथ आप और भी कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जो है वो चीज़ याद ना कर सकें, वो आपकी मेमोरी को इफ़ेक्ट करे। ठीक है? सो आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है और मल्टीटास्किंग को भी अवॉइड करना है और प्रॉपर अटेंशन देनी है उस टास्क को जो कि आप स्टोर करना चाहते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है? उसके बाद इमोशनल स्टेट है, इमोशनल स्टेट भी इफ़ेक्ट करती है आपकी मेमोरी को, जैसे कि अब कोई भी इमोशनली चार्ज इवेंट होता है ना, जैसे जिसमें आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल आप कह लें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद रहते हैं। ठीक है? बड़ी ही क्लियरली याद रहते हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है। लेकिन हाँ, अब अगर स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करें, तो फिर ये आपके उस प्रोसेस को, मेमोरी के प्रोसेस को मतलब हिंडर भी कर सकते हैं। हो सकता है आप उतने इफेक्टिवली चीज़ें याद ना कर सकें अगर आप स्ट्रेस में हैं। ठीक है? हमने कहा कि एक तो इमोशनल स्टेट वाले इवेंट्स याद भी रह जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये भी है कि आप वो चीज़ें भूल जाते हैं अगर आप स्ट्रेस में हो या आपको कोई और परेशानी हो। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट कर सकता है मेमोरी को, वो है रिपिटिशन एंड प्रैक्टिस। ऑब्वियसली जब तक अगर आप कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं, मेमोराइज़ करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे, वो आपकी मेमोरी को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है? आपको आसानी होगी कि आप इजीली जो है वो उसको रिकॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे अगर आपने कोई स्पीच देनी है, ठीक है, आप जितनी ज़्यादा रिहर्सिंग करेंगे मल्टीपल टाइम्स, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर देगी। ठीक है? फिर उसके बाद स्लीप, हाँ, स्लीप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी के लिए, कि जो प्रोसेस शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी ट्रांसफॉर्म होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो इन इस सारे प्रोसेस में अगर आपकी स्लीप जो है वो एडिक्वेट है, आपने प्रॉपरली नींद पूरी की हुई है, तो फिर वो बड़ा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है? स्टडीज़ जो है वो शो करती हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप दोनों ये इफ़ेक्ट करती हैं मेमोरी को, रिटेंशन को भी और मेमोरी के रिकॉल को भी। यानी जितनी अच्छी आपकी नींद होगी, वो जो है वो उतनी ही अच्छी आपकी मेमोरी होगी, उतनी बेटर वे में आप चीज़ों को रिकॉल कर सकेंगे। ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से मेमोरी के डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। ये जो है एक प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, जो कि लीड करता है सीवियर मेमोरी लॉस को। इसमें जो है वो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। ठीक है? अ, नॉर्मली जो है ओल्डर एडल्ट्स जो हैं उनको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ होती है। ठीक है? और वो जो है टाइम के साथ-साथ चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, या उनके अंदर मेमोरी लॉस आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एमनेशिया। एमनेशिया रेफर्स टू द पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब 2 तरह का एमनेशिया हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपकी स्टोर थी, वो सब की सब आप जो है वो भूल चुके हैं। ठीक है? मेमोरी बिल्कुल लॉस हो गई है, या आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ-कुछ भूल गई हैं। और इसकी क्यों होती है, ये डिफरेंट रीज़न की वजह से हो सकती है। इंजरी की वजह से, मतलब आपको कोई चोट लग गई है, या इलनेस है, या साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा आ गया आपकी ज़िंदगी में ना एकदम से। ठीक है? तो उसके रिज़ल्ट में भी ये आ सकता है। ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें कि इसको हम ना 2 तरह से क्लासिफ़ाई करते हैं एमनेशिया को, रेट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड। जो रेट्रोग्रेड एमनेशिया होता है ना, जो प्री एक्जिस्टिंग मेमोरीज़ होती हैं, उनका लॉस होता है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का खुदा ना ख़ास्ता आज एक्सीडेंट हुआ है, तो जो पहले की इन्फॉर्मेशन थी ना, वो सारी वो लॉस उनकी हो जाएगी। ठीक है? उन्हें कोई भी चीज़ पिछली याद नहीं रहेगी, लेकिन जो आने वाले इवेंट्स होंगे वो उनको याद रख सकते हैं। ठीक है? और जो एंटीरोग्रेट एमनेशिया होता है ना, इसमें न्यू मेमोरीज़ नहीं बनती। मतलब पिछली चीज़ें याद हैं इंडिविजुअल को, लेकिन जो नई चीज़ें होंगी वो याद नहीं रहेंगी। मतलब अब जो इवेंट्स हो रहे होंगे ज़िंदगी में, वो स्टोर नहीं होंगे मेमोरी में। ठीक है? उसके बाद हमारे पास थर्ड डिसऑर्डर आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं, जो कि हमारी डेली फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करती हैं। और इसमें जो है वो मेमोरी लॉस होता है, एक प्राइमरी सिम्पटम। ठीक है? इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे वस्कुलर डिमेंशिया है, या ल्यूई बॉडी डिमेंशिया है। इसको हम फिर एक वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे।
उसके बाद अगर हम देखें कि हम अपनी मेमोरी को एनहांस कैसे कर सकते हैं, सो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं टू एनहांस मेमोरी। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, एडिक्वेट स्लीप लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन की हेल्थ को और मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं। फिर ऐसी फूड्स जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होता है, ओमेगा 3 रिच होता है, फैटी एसिड्स होते हैं और विटामिन होते हैं, ये भी आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। फिर आती है हमारे पास मेंटल स्टिमुलेशन। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपके ब्रेन को चैलेंज करती हैं, जैसे कि पजल्स हैं, रीडिंग है, या लर्न आप कोई न्यू स्किल लर्न कर रहे हैं, सो ये भी हेल्प करते हैं आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में, उसको मेंटेन करने में। फिर एक और चीज़ आती है सोशल इंटरेक्शन। जो सोशल इंटरेक्शंस हैं या जो हॉबीज़ हैं ना, ये भी आपको जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेंटल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे मेडिटेशन हो गई, माइंडफुलनेस हो गई, कि ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और हमारी कंसंट्रेशन को इन्हेंस करते हैं। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और स्ट्रेस कम होगा, तो क्या होगा कि हमारी बेटर मेमोरी रिटेंशन होगी, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो हमारी ओवरऑल मेंटल वेलबींग को और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं। सो मेमोरी जो है वो हमारे एक इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव फंक्शन है, जो कि इनकम्पास करता है डिफरेंट टाइप्स और प्रोसेसेस को। अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें मेमोरी को, तो ये और इसके फैक्टर्स को, तो ये एक इंडिविजुअल को बड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं उसकी डेली लाइफ में उसकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।